बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद फुरकान। हम वैक का टॉपिक कवर कर रहे थे। वैक के अंदर हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी वगैरह निकालना सीखा था और डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, CAPM वगैरह के कॉन्सेप्ट पढ़े थे। फिर हमने प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट निकालना सीखा कि प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट किस तरह निकाली जाती है। KP की फॉर्मूला होता है, उस पर हमने इलस्ट्रेशन की थी। सर मूविंग फॉरवर्डर, अब हमारे पास है बेसिकली द नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज कॉस्ट ऑफ डेट। कि डेट जब हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट हो एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल होगा, तो फॉर द पर्पज ऑफ वैक कैलकुलेशन मुझे डेट की कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी। सर डेट की कॉस्ट पे मूव ऑन करने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको डेट का दूंगा कि कॉस्ट ऑफ डेट को हम बेसिकली रिलेट करते हैं KD से। ठीक है, जो हम KB या KP वगैरह कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और डेट के लिए हम KD नोट करते हैं। सर डेट के लिए एक इलस्ट्रेशन है हमारे पास कि डेट में क्या है, सिंपल सा लोन है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट, हमने बैंक से $1000 का लोन लिया हुआ है। $1000 का लोन लिया हुआ है 10% इंटरेस्ट पे। ठीक है, अब बैंक ने हम जो $1000 का लोन दिया है उस पर डेट सर्विसिंग कॉस्ट 10% है। तो सर मुझे साल के एंड पे क्या करना पड़ेगा, साल के एंड में मुझे एक इंटरेस्ट कॉस्ट पे करनी पड़ेगी बैंक को, विच इज़ 10%, जो कैलकुलेट होगी 1000 इंटू 10%, इट इज़ 10, जो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या आ रही होगी, -10 के नाम से आ रही होगी, फाइनेंस कॉस्ट के नाम से आ रही होगी, जो क्या होगा सर बैंक को पे हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब जब मेरे पे इंटरेस्ट, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इंटरेस्ट का एलिमेंट आ रहा है, एक लोन की डेट सर्विसिंग कॉस्ट आ रही है, तो डेफिनेटली सर दिस ट्रांजैक्शन ऑल्सो अट्रैक्ट्स टैक्सेशन अथॉरिटीज। ठीक है ना, टैक्स वाले जब मेरे पास ईयर एंड पर आएंगे, अकाउंट्स मेरे फाइनल हो जाएंगे, तो टैक्स वाले देखेंगे कि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या आ रहा है, इंटरेस्ट की कॉस्ट आ रही है, एक डेट सर्विसिंग कॉस्ट आ रही है। तो डेट सर्विसिंग कॉस्ट देख के टैक्स वाले मुझे ये बोलेंगे, सर दिस इज द टैक्स अलाउएबल एक्सपेंस। इसका मतलब ये है कि सर ये एक्सपेंस जो है ये टैक्स पर्पस के लिए अलाउ किया जाएगा। टैक्स की जब वर्किंग बनेगी, जब करंट टैक्स की वर्किंग बनेगी, तो उसमें हम इसको माइनस करने की इजाज़त देंगे आपको। तो इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा एज अ कंपनी, जब भी अगर मैं एक्सपेंस इंकर करूँगा, तो टैक्स अलाउबल एक्सपेंस का मतलब ये है कि इसका मुझे एक्सपेंस क्लेम करने की इजाज़त दी जाएगी फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज़। दिस इज टैक्स अलाउबल एक्सपेंस। तो सर मुझे इस एक्सपेंस पे मुझे टैक्स वाला टैक्स सेविंग देगा, टैक्स रिलीफ देगा। क्या देगा सर, इस इंटरेस्ट की कॉस्ट पे विच इज़ 10% राइट नाउ, वो भी क्या है 10% है, इस पर 30% का टैक्स रेट लगेगा और मुझे 3 रुपये की सेविंग वो देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर 10 रुपये का मैंने खर्चा किया है, तो मुझे टैक्स वाला टेक्निकली 3 रुपये वापस दे रहा है, टेक्निकली मेरी 3 रुपये की टैक्स लाइबिलिटी कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने एक इंटरेस्ट की कॉस्ट पे की है जो टैक्स वाला मुझे एज एक्सपेंस अलाउ कर रहा है। तो इसका मतलब सर इस इंटरेस्ट की वजह से मुझे एक बेनिफिट क्या हुआ, मुझे बेनिफिट ये हुआ कि ये अल्टीमेटली इंटरेस्ट का पूरा बर्डन मेरे ऊपर नहीं आया, इसके अगेंस्ट मुझे एक टैक्स बेनिफिट दे दिया गया विच इज़ टैक्स रिलीफ फॉर द इंटरेस्ट पेमेंट। तो इसका मुझे क्या हुआ, मुझे 10 में से 3 रुपये तो मुझे अल्टीमेटली बेनिफिट मिल गया इस इंटरेस्ट को पे करने की वजह से। इस इंटरेस्ट को पे करने की वजह से टैक्स वाले ने मुझे 3 रुपये का बेनिफिट दिया विच इज़ टैक्स सेविंग्स अकॉर्डिंगली। तो उससे हुआ क्या सर, उससे मेरे प्रॉफिट और लॉस पर नेट इम्पैक्ट जो पड़ा ना, जो मेरा नेट इम्पैक्ट पड़ा, वो नेट इम्पैक्ट ये पड़ा मेरा कि मेरी 10 की इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं रही, मेरी 7 की इंटरेस्ट कॉस्ट हो गई। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट की वजह से मुझे टैक्स सेविंग्स मिली, वो टैक्स सेविंग्स ने मेरे इंटरेस्ट को क्या किया, मेरे इंटरेस्ट को डिक्रीज करके नेट अफेक्ट क्या किए थे, 10 से 7 पे कर दिया। तो सर दिस इज माई KD आफ्टर टैक्स। तो अब मैं जब भी KD का वर्ड यूज़ करूंगा बैक की कैलकुलेशन करते तो इट विल ऑलवेज बी KD आफ्टर टैक्स। KD आफ्टर टैक्स होगा, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। इसका मतलब जहाँ जहाँ इंटरेस्ट की बात आ जाएगी, जहाँ जहाँ डेट सर्विसिंग कॉस्ट की बात आएगी, वहाँ वहाँ आफ्टर टैक्स करना ज़रूरी हो जाएगा, बिकॉज इंटरेस्ट, डेट सर्विसिंग कॉस्ट, ये सारे एक्सपेंस मेरे क्या करते हैं, टैक्स अलाउबल एक्सपेंसेस हैं। और टैक्स अलाउबल एक्सपेंसेस की वजह से मेरा जो मेन एक्सपेंस है, जो मेरा मेन इंटरेस्ट है, वो टैक्स रिलीफ की वजह से कम होके आफ्टर टैक्स हो जाएगा। तो अब से मैं क्या करूँगा, KD आफ्टर टैक्स करूँगा। जहाँ जहाँ मेरी इंटरेस्ट की वर्किंग होगी, जहाँ जहाँ मेरी कूपन की वर्किंग होगी, जहाँ जहाँ मेरे इंटरेस्ट के अमाउंट निकलेंगे, वो सबको आफ्टर टैक्स होकर निकलेंगे। तो दिस इज नेट इंटरेस्ट कॉस्ट विच इज 7 राइट नाउ। आई होप आपको KD का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, KD किस तरह निकाला जाने वाला है। सर अब आते हैं डेट पे, कॉस्ट ऑफ डेट। डेट का हमने देख लिया कि डेट का KD क्या होता है, हमेशा आफ्टर टैक्स होता है, क्योंकि इंटरेस्ट एक क्या होता है, टैक्स अलाउबल एक्सपेंस होता है। अब डेट जो होते हैं हमारे पास 2 तरह के होते हैं, अगर मैं ब्रॉडली क्लासीफाई करूँ उसको, जब ब्रॉडली क्लासीफाई करूँ तो 2 तरह के होते हैं, ट्रेडेबल डेट्स, नॉन ट्रेडेबल डेट्स। सर ट्रेडेबल डेट्स बाय वर्ड पता चलता है कि ट्रेडेबल डेट्स वो हैं जो जिनकी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अगर उनकी ट्रेडिंग होती है तो डेफिनेटली उनकी एक मार्केट वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी, बिल्कुल मार्केट वैल्यू एग्जिस्ट करती है इनकी, क्योंकि ट्रेडेबल बॉन्ड्स हैं तो मार्केट वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी। और जो नॉन ट्रेडेबल होंगे उनकी मार्केट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है,
जो नॉन ट्रेडेबल है इसका मतलब वो ट्रेड नहीं होते, वो ट्रेडेबल नहीं है, वो किसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेड नहीं होते, किसी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते, इनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होगी। तो वो टेक्निकली क्या होगा, वो बुक वैल्यू बेसिस पे ही चल रहे होंगे, उनकी कोई मार्केट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती होगी। ठीक है, अगर मैं ट्रेडेबल को देखूँ तो ट्रेडेबल में मजीद मेरे पास 3 टाइप्स मजीद मुझे मिल रही है, विच इज़ रिडीमेबल, इरिडीमेबल एंड कन्वर्टेबल। ठीक है, इसका मतलब ट्रेडेबल में मेरे पास रिडीमेबल डेट भी हो सकता है, मेरे पास इरिडीमेबल डेट भी हो सकता है, और मेरे पास कन्वर्टेबल डेट भी हो सकता है। ठीक है, और नॉन ट्रेडेबल में मेरे पास सिंपल एक बैंक लोन हो सकता है। ठीक है, आसान से स्टार्ट करते हैं, बैंक लोन का केडी निकालने की कोशिश करते हैं। सर बैंक लोन क्या होता है? नॉर्मल सा एक बैंक लोन होता है। जब हम यूजुअली किसी कंपनी किसी बैंक के पास लोन इशू कराने जाती है तो लोन एग्रीमेंट साइन होता है, उस पर इंटरेस्ट वगैरह के एलिमेंट्स होते हैं, क्लॉजेस वगैरह लिखे होते हैं, पेमेंट टर्म्स वगैरह डिफाइंड होती है, ब्रीचेस के क्लॉजेस होते हैं, और सिक्योरिटी वगैरह की कोलेटरल लगवाया वो चीज़ें होती हैं। अब कंपनी के लिए टैक्स की इंटरेस्ट की कॉस्ट कैसे निकली है? केडी। तो मैं जब केडी निकालूंगा तो केडी मैंने पढ़ा कि केडी हमेशा आफ्टर टैक्स होता है, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा टैक्स रिलीफ को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो सर केडी क्या होगा? मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, इंटरेस्ट का रेट होगा टेक्निकली। तो आई मल्टीप्लाई में 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस टैक्स के लिए क्या किया मैंने, इसको आफ्टर टैक्स करने के लिए 1 माइनस टैक्स कर दिया। तो आई 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस टैक्स का मतलब है कि अगर टैक्स रेट 30% है, ठीक है, तो मेरा इफेक्टिवली नेट इम्पैक्ट क्या होगा? 70% इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि 30% तो मुझे वो रिलीफ दे देगा उस इंटरेस्ट पे। तो अफेक्टिवली मेरे पास बर्डन कितना पड़ेगा? मेरे पास नेट कॉस्ट क्या पड़ेगी सर? 1 माइनस टैक्स, इसका मतलब 70%। तो फॉर्मूला इसी तरह डिजाइन हुआ होगा, 1 माइनस टैक्स का इम्पैक्ट निकाल दो, जो नेट इम्पैक्ट होगा उसका इंटरेस्ट आपके पास अल्टीमेटली इंटरेस्ट का उतना ही पोर्शन आपके पास कॉस्ट में आ जाएगा। तो व्हाट इज आई? आई इज द इंटरेस्ट रेट, ये कूपन रेट। ठीक है, कूपन रेट क्या आगे जाके पढ़ते हैं तो कनेक्ट हो जाएगा आपको, कूपन रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट, दिस इज टैक्स रेट। ठीक है, और ये केडी आ गया। अब इस केडी को मैं इफेक्टिवली क्या करूंगा सर? दिस इज केडी आफ्टर टैक्स। क्यों? क्योंकि इसने टैक्स का इम्पैक्ट इंकॉर्पोरेट कर दिया इस फॉर्मूले के अंदर। इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन इज बिल्कुल सिंपल है इसकी। सर एक हमने लोन लिया, ठीक है, $100 का एट द रेट ऑफ 8%, तो उसका केडी कैसे निकलेगा? केडी क्या फॉर्मूला क्या? आई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट कितना है? 8%, 1 माइनस, और टैक्स रेट कितना है? 30% ले लें आप। ठीक है, तो 0.3, तो सर मेरा केडी क्या बनेगा बैंक लोन पे? 5.6। तो अब मेरा इंटरेस्ट वैसे तो 8% था, लेकिन टैक्स वाले ने मुझे बेनिफिट दिया, उस बेनिफिट को जब मैंने नेट ऑफ किया अपनी कॉस्ट के अंदर, तो मेरी जो नेट इंटरेस्ट बन गया ना 8 से 5.6 हो गया। मतलब अल्टीमेटली मुझे मेरे जो डेट ने मुझे थोड़ा सा टैक्स का बेनिफिट दे दिया। तो अब मेरी नेट इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी बन रही है सर? इट इज़ 5.6%। ठीक है, तो ये सिंपल बैंक लोन के केस में केडी किस तरह निकाला जाता है आफ्टर टैक्स हो गया, दिस इज 5.6%। ठीक है, अब मूव करते हैं थोड़ा सा ट्रेडेबल डेट की तरफ। ट्रेडेबल डेट की तरफ मूव करने से पहले मुझे एक बॉन्ड्स का आपको कॉन्सेप्ट देना कि ट्रेडेबल डेट्स के अंदर यूजुअली टीएफसीज होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, लोन नोट्स वगैरह चीज़ें होती हैं। इस तरह की डेट्स होती हैं वो ट्रेडेबल होती हैं। वो जिस तरह P6 में शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं, इसी तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कंपनी जो है, कंपनी के ट्रेडेबल डेट्स भी ट्रेड हो रहे होते हैं। उनकी एक मार्केट वैल्यू होती है, उनकी बाइंग भी हो रही होती है, सेलिंग भी हो रही होती है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो रही होती हैं। तो सर बॉन्ड्स के केस में क्या होता है? नॉर्मली बॉन्ड क्या चीज़ होती है? बॉन्ड एक रिटर्न पेपर होता है, ठीक है, कंपनी की तरफ से सामने वाली पार्टी को या सामने बैंक को, जिससे वो उनको फाइनेंस रेज करवाना है। तो बॉन्ड एक टीएफसी की सूरत में भी हो सकता है, एक पेपर की सूरत में भी हो सकता है, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, टर्म डिपॉजिट्स भी होते हैं। तो एक रिटर्न और साइंड एग्रीमेंट होता है फ्रॉम द कंपनी टू द बॉन्ड होल्डर। अब इस केस में कंपनी को हम क्या कहते हैं सर? कंपनी को हम कहते हैं बॉन्ड इशूअर, जो बॉन्ड इशू करती है। ठीक है, इसको मैं कहूँगा इशूअर ऑफ द बॉन्ड, इशूअर ऑफ द बॉन्ड। और सामने वाली पार्टी जो बॉन्ड लेगी, ये बॉन्ड परचेज करेगी, तो वो क्या होगी? वो बॉन्ड होल्डर होगी, वो बॉन्ड होल्डर होगी जिसने बॉन्ड होल्ड को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, अब हुआ क्या सर? इस अरेंजमेंट के थ्रू, कंपनी ने बॉन्ड इशू किया काउंटर पार्टी को। ठीक है, और काउंटर पार्टी या बैंक ने इसके अगेंस्ट किया सर? बैंक ने इसके अगेंस्ट फाइनेंस दिया। अल्टीमेटली बॉन्ड क्यों इशू किया? अगर हम सब कुछ क्यों पढ़ रहे हैं? हम फाइनेंस को रेस कर रहे हैं ना, हम फाइनेंस को रेस कर रहे हैं। तो डेट्स की सूरत में, बॉन्ड्स की सूरत में हमने क्या किया? फाइनेंस को रेस किया। फाइनेंस रेस किया $1000, $1000 कंपनी को मिल गया। ठीक है, अब बॉन्ड के केस में 2-3 चीज़ें होती हैं। बॉन्ड की एक नॉमिनल वैल्यू होती है, जिस तरह शेयर्स की पार वैल्यू थी। ठीक है, अब बॉन्ड की नॉमिनल वैल्यू होती है, नॉमिनल वैल्यू बॉन्ड की यूजुअली $100 पर बॉन्ड होती है। ठीक है, विच इज़ टू बी नोटेड, इट इज़ ऑलवेज $100 पर बॉन्ड। सवाल में अगर कुछ दिया हुआ है तो आप उसको यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज यूजुअली नॉर्मली $100 पर बॉन्ड होती है। अगर सवाल में कुछ भी नहीं दिया हुआ तो आप इसको यही एज्यूम करेंगे, दिस इज नॉमिनल वैल्यू इज $100 पर बॉन्ड। ठीक है,
फिर डेफिनेटली बॉन्ड, अगर ट्रेडेबल बॉन्ड है तो बॉन्ड की एक मार्केट वैल्यू भी एग्जिस्ट करती हुई वो सवाल में आएगी, तो देख लेंगे किस तरह इसको यूज़ करते हैं हम। और सर बॉन्ड का जो इंटरेस्ट होता है, डेफिनेटली बॉन्ड एक डेट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो बॉन्ड का जो इंटरेस्ट होता है तो इस इंटरेस्ट को हम स्पेसिफिकली कहते हैं कूपन रेट। जिस तरह हम बैंक के केस में, बैंक लोन के केस में इंटरेस्ट कह रहे थे, तो वहाँ कूपन रेट ने स्लैश करके इसलिए लिखा था कि आगे जाके आप कूपन रेट कनेक्ट हो जाएगा। बॉन्ड के केस में हम इंटरेस्ट को कूपन रेट कह रहे होते हैं। तो जो बॉन्ड का रेट होता है, जो रिटर्न हमें मिल रहा होता है, जो बॉन्ड होल्डर को रिटर्न मिल रहा होता है ओवर द ईयर्स, उसको हम कहते हैं कूपन रेट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी कह सकते हैं, कूपन रेट भी कह सकते हैं। सर ये कूपन का अमाउंट, ये इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट कैसे होता है? कूपन का रेट हमेशा हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे लगाया जाता है। ठीक है, कूपन रेट पर बॉन्ड अगर 8% है और $100 पर बॉन्ड नॉमिनल वैल्यू है, तो कूपन मल्टीप्लाई होगा 100 इंटू 8%, विच इज़ 8 रुपीज़। तो कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई किससे करेंगे? नॉमिनल वैल्यू पर बॉन्ड से, नॉमिनल वैल्यू पर बॉन्ड विच इज़ 100। तो सर किससे क्या आएगा सर? इससे हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट अमाउंट, कूपन अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट या कूपन अमाउंट। जिस तरह बैंक लोन के अंदर इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे थे, इस तरह इंटरेस्ट अमाउंट या कूपन अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बॉन्ड की बेसिक्स थी कि बॉन्ड में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, कूपन रेट क्या होता है, कूपन रेट किस पे अप्लाई होता है और किस तरह बॉन्ड का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अब आते हैं सर डेट की तरफ। जो हमने 3 टाइप्स देखी थी कि ट्रेडेबल डेट्स की 3 टाइप्स हैं, विच इज़ 1 इरिडीमेबल, रिडीमेबल एंड कन्वर्टेबल। 1 बाय 1 देखते हैं तीनों चीज़ों को और फिर देखते हैं कि बॉन्ड किस तरह, बॉन्ड की कैलकुलेशन किस तरह होती है। अब ये इरिडीमेबल बॉन्ड भी हो सकता है, रिडीमेबल बॉन्ड भी हो सकता है, कन्वर्टेबल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है ना, बॉन्ड तो एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। इट में आइदर भी इरिडीमेबल, रिडीमेबल और कन्वर्टेबल। ठीक है, तो सर इरिडीमेबल क्या होते हैं? इरिडीमेबल का मतलब है जो कभी रिडीम नहीं होगा, जो कभी पे बैक नहीं होगा। तो पे बैक नहीं होगा मतलब कभी भी उसके प्रिंसिपल पैसे नहीं मिलेंगे, इसका मतलब भी उसके इंटरेस्ट मिलता रहेगा टिल परपेचुइटी। तो सर इसको रीड आउट करते हैं। ये क्या कह रहा है? नो पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, इरिडीमेबल का मतलब पैसे नहीं मिलेंगे कभी भी। नो पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज पेड टिल परपेचुइटी। टिल परपेचुइटी का मतलब नेवर एंडिंग, इन्फिनिटी। ठीक है, कभी भी इसका एंड नहीं होगा, टिल परपेचुइटी। बस हर साल आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लेकिन आपकी कभी भी प्रिंसिपल की पेमेंट नहीं मिलेगी। सामने वाली पार्टी, काउंटर पार्टी, बैंक जो पैसा दे रहा है आपको, वो कभी भी आपसे प्रिंसिपल की डिमांड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसको इंटरेस्ट चाहिए होगा हर साल जो आप देते रहेंगे इन केस ऑफ इरिडीमेबल डेट। ठीक है सर, इरिडीमेबल डेट का केडी कैसे निकाला जाएगा? अब इरिडीमेबल डेट के अंदर सिर्फ एक इंटरेस्ट का एलिमेंट ही है। ठीक है, और इरिडीमेबल डेट क्योंकि ट्रेडेबल है तो उसकी मार्केट वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। तो सर केडी इज इक्वल्स टू आई ब्रैकेट ओपन 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। सिंपल, केडी इज ऑलवेज आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्ट मेरा एलिमेंट आया, जो भी इंटरेस्ट आया, क्योंकि इंटरेस्ट एक टैक्स अलाउबल है, तो फॉर्मूले के अंदर 1 माइनस इसको हमने टैक्स से नेट ऑफ कर दिया और डिवाइड कर दिया उसकी मार्केट वैल्यू। तो जो भी अब इस फॉर्मूले के अंदर जो भी चीज़ आ रही है ना, जिस तरह हमने शेयर्स के केस में क्या किया था, पर शेयर वैल्यू, पर शेयर वैल्यू, पर शेयर वैल्यू, चाहे वो प्रेफरेंस थे चाहे वो ऑर्डनरी थे। बॉन्ड के केस में भी, डेट के केस में भी हम क्या करेंगे सर, पर शेयर, पर बॉन्ड वैल्यू निकाली जाएगी, पर बॉन्ड वैल्यू निकाली जाएगी। तो इट इज़ मार्केट वैल्यू पर बॉन्ड, आई के इंटरेस्ट अमाउंट पर बॉन्ड। वो कैसे निकलेगा सर? बॉन्ड के केस में कूपन रेट को मल्टीप्लाई करूंगा नॉमिनल वैल्यू पर बॉन्ड से, जो नॉर्मली $100 होती है, $100 होती है। अज्यूम 100 पर बॉन्ड इफ नॉट गिवन, ये मैंने यहाँ लिख भी दिया। ठीक है, तो इट्स अ वेरी सिंपल, आपको इरिडीमेबल डेट का सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है केडी का, और केडी जो भी आएगा वो आफ्टर टैक्स आएगा, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर हमने टैक्स को नेट ऑफ कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा ये जो मार्केट वैल्यू भी है ना सर, ये मार्केट वैल्यू एक्स, आप इसको ये कह सकते हैं कि एक्स इंटरेस्ट है, एक्स कूपन है। ठीक है, जिस तरह हमने शेयर्स के अंदर एक्स डिविडेंड प्राइस की थी। अब इलस्ट्रेशन पे आते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन क्या चीज़ है सर? इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। बीटा कंपनी इशूड 15% इरिडीमेबल बॉन्ड्स। इरिडीमेबल का मतलब कभी रिडीम नहीं होगा, सिर्फ इंटरेस्ट परपेचुइटी तक चलता रहेगा। अब 15% क्या है? 15% इज द कूपन रेट। सवाल को पढ़ते हुए इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना। दिस इज कूपन रेट। कूपन रेट अप्लाई होगा किस पे? इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करते हुए, और कूपन रेट किस पर मल्टीप्लाई होगा? नॉमिनल वैल्यू पर बॉन्ड पे अप्लाई होगा। ठीक है, इरिडीमेबल बॉन्ड्स एट 100 रुपीज़ पर बॉन्ड। ठीक है, एट 100 पर बॉन्ड मतलब नॉमिनल वैल्यू भी दे दी इसने। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस इज 95। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस कितनी है सर? 95 है, मार्केट प्राइस दे दी इसने हमें। द कंपनी इज पेइंग टैक्स 20% टैक्स रेट दे दिया। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स? सर बॉन्ड की कॉस्ट निकालनी है, सिंपल। तो मेरे पास मुझे पता है केडी क्या है, इंटरेस्ट किस पे लगता है? अगर कुछ नॉमिनल वैल्यू पे लगता है। नॉमिनल वैल्यू अगर दी हुई है तो सही है, अगर नहीं दी हुई तो 100 रुपीज़ पर बॉन्ड। तो सर 100 पर बॉन्ड की निकालनी है मुझे, और कितना रेट दिया हुआ है? कूपन रेट 15%।
तो ये तो मेरा इंटरेस्ट आ गया। अब मुझे इसको करना है 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस 0.3, ठीक है, दिस इज माई आई, और ये मेरा 1 माइनस टैक्स का इम्पैक्ट है। मार्केट वैल्यू पर बॉन्ड, मार्केट वैल्यू पर बॉन्ड कितनी थी 95, तो आई विल राइट हियर 95। केडी कितना आ गया 11%। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बस इसके अंदर जो चीज़ें ख्याल रखने की जो चीज़ें हैं ना हमारी, वो सर ये है कि हमें इसके अंदर सिर्फ ये ख्याल रखना है कि हमने हर चीज़ पर बॉन्ड लेनी है, पर बॉन्ड, चाहे वो मार्केट वैल्यू हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, कुछ भी हो। तो इसके अंदर सिर्फ ख्याल ये रखना है कि आपने पर बॉन्ड लेनी है। अगर आपको कंबाइंड वैल्यू दी गई है, टोटल नॉमिनल वैल्यू दी गई, तो आपको हमेशा पर बॉन्ड पे चीज़ों को ला के रखना है, ताकि फॉर्मूले के अंदर लाइक व्हाट इज लाइक का इम्पैक्ट आए और आपके फॉर्मूले में कोई एरर ना हो, ठीक है। इरेडीमेबल हो गया। सर मूविंग ऑन टू अनदर टाइप, रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब है पे बैक करेगी कंपनी, ठीक है, कंपनी को कभी ना कभी पे बैक करना पड़ेगा इसको, इस लोन को या इस फाइनेंस को, उसमें इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होगा। तो पढ़ लेते हैं इसको, क्या कह रहा है। द इंटरेस्ट इज पेड टिल रिडेम्पशन, ठीक है, रिडीमेबल है तो रिडेम्पशन एक पॉइंट आएगी डेफिनेटली। तो इंटरेस्ट इज पेड टिल रिडेम्पशन एंड द रिडेम्पशन विल बी एट। अब रिडेम्पशन किस पे होगी, एक तो रिडेम्पशन तक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, फिर रिडेम्पशन का जब टाइम आएगा ना, तो रिडेम्पशन के टाइम पे 3 चीज़ें हो सकती हैं सर इस बॉन्ड के साथ। 3 चीज़, या तो रिडीम हो जाए अपनी पार वैल्यू पे। पार वैल्यू क्या, बॉन्ड की नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, पार वैल्यू क्या होती है 100, ठीक है, या तो वो उस पर रिडीम हो जाए पार पे, नॉमिनल वैल्यू 100, ठीक है, या वो डिस्काउंट पे रिडीम हो या वो प्रीमियम पे रिडीम हो। सर डिस्काउंट पे रिडीम होने का मतलब ये है कि वो अपने पार्स की वैल्यू से नीचे आ जाए, मतलब 100 से नीचे आ जाए। अगर वो प्रीमियम पे रिडीम होता है तो उसका मतलब ये है कि अपने वो जो पार वैल्यू है उससे वो ज़्यादा रिडीम होता है, कंपनी उससे ज़्यादा पे बैक कर ले। तो इट्स सिंपल, लेस देन 100 एंड ग्रेटर देन 100। हम देख लेते हैं सवाल में किस तरह इसको हम इंकॉर्पोरेट करते हैं। तो बॉन्ड का अरेंजमेंट बड़ा सिंपल सा है, टिल रिडेम्पशन इंटरेस्ट पे होगा, और रिडेम्पशन पे 3 चीज़ हो, तीनों चीज़ों से एक कोई एक चीज़ हो सकती है। इलस्ट्रेशन भी मैंने आपको नीचे बना के दे दी, इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं। कंपनी है इशूअर ऑफ द बॉन्ड, ठीक है, जो कंपनी बॉन्ड इशू करती है उसको इशूअर ऑफ द बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड इशू किया बैंक को, एक काउंटर पार्टी को, इट इज बॉन्ड होल्डर। अब इसने क्या किया, इसने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है ना, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की। जब इसने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की तो उसने टेक्निकली किया कि मार्केट वैल्यू बॉन्ड की पे की है, मार्केट वैल्यू पे की है, जिस रेट पे उसने इशू किया, जिस वैल्यू पे उसने इशू किया है इशूअर ने, उसको उसने पैसे दिए, कैश आउटफ्लो दिया है बैंक ने, ठीक है, कैश आउटफ्लो किया है, मार्केट वैल्यू दी है। और फिर उससे हो क्या रहा है, उस बॉन्ड होल्डर को क्या फ़ायदा हो रहा है सर, उसको ईयरली कूपन्स मिल रहे हैं, इसको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव कैश फ्लोज भी आ रहे हैं। फिर एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन उसको उस बॉन्ड के प्रिंसिपल मिल रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं। अब वो डिस्काउंट पे मिले, प्रीमियम पे मिले या पार पे मिले, ये एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन उसको रिडेम्पशन हो रही है उसकी, तो वो उसको पॉजिटिव कैश इनफ्लो मिल रहा है। तो सर अब इस केस के अंदर, इस अरेंजमेंट के अंदर हमारा पर्पस क्या है, हमारा पॉइंट ये है कि हमने केडी निकालना है इस डेट का, किसका, रिडीमेबल डेट का। अब इसका केडी जो निकलता है ना, वो निकलता है थ्रू आईआरआर। इस बॉन्ड का आप आईआरआर निकाल लें, यही इसका केडी होगा, ठीक है। बाय सॉल्यूशन, बाय मैथमेटिक्स आईआरआर हम निकाल लेंगे, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। बट वाई आईआरआर, आईआरआर के थ्रू कैसे निकलेगा। आईआरआर तो हमने एनपीवी के अंदर पढ़ा था, आईआरआर तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक थी, उससे हम कंपेयर करते थे उसको, जो हमारा डिस्काउंट रेट होता था, और फिर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते थे, रिजेक्ट करते थे। सर इसके अंदर आईआरआर निकालने का पर्पज सिर्फ ये है कि अगर मैं इस अरेंजमेंट को देखूं, इस बॉन्ड के अरेंजमेंट को देखूं, तो इस बॉन्ड का अरेंजमेंट मुझे सिमिलर टू द प्रोजेक्ट अरेंजमेंट नहीं लग रहा। कि मैंने प्रोजेक्ट में हम क्या करते थे, एक कैश आउटफ्लो करते थे, नेगेटिव कैश आउटफ्लो, ठीक है, एक कैश आउटफ्लो करते थे, फिर हमें क्या होता था, इसके कैश फ्लोज रिसीव होते थे, नेट कैश फ्लोज में मिल रहे होते थे हमें, इन फ्लोज आउट फ्लोज, और फिर हमें क्या होता था, अपने जो भी हमारी वर्किंग कैपिटल की रिकवरी होती थी, जो भी हमारी स्क्रैप वैल्यू होती थी इन्वेस्टमेंट की, वो हमें रिकवर हो रही थी, वो हमारी पॉजिटिव कैश फ्लो। तो इट इज़ नॉट सिमिलर टू दैट अरेंजमेंट, लेकिन ये एक बॉन्ड है, वो एक प्रोजेक्ट। तो सर अगर एक बॉन्ड होल्डर, एक बैंक, सामने वाला जो इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको अगर ये उसके साथ सारी ये कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज हो रहे हैं, तो सर प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या कहता था, जो आईआरआर का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता था, अगर सिमिलैरिटी है, आपको सिमिलैरिटी नज़र आ रही है इसके कैश फ्लोज के अंदर और उसके कैश फ्लोज के अंदर, इन दोनों की नेचर के अंदर, तो वो क्या कहता था कि आईआरआर क्या है, प्रोजेक्ट का अपना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रोजेक्ट खुद कितना दे रहा है, ठीक है, प्रोजेक्ट अपना रिटर्न कितना दे रहा है, प्रोजेक्ट कितना रिटर्न दे रहा है उस इन्वेस्टमेंट पे। तो अगर मैं ये चीज़ मुझे सिमिलर लग रही है, सारे कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बॉन्ड कितना रिटर्न दे रहा है, ये बॉन्ड एक्चुअली रिटर्न कितना दे रहा है,
ये बॉन्ड एक्चुअली कितना रिटर्न दे रहा है, किसको रिटर्न दे रहा है सर, बॉन्ड होल्डर को रिटर्न दे रहा है, बैंक को दे रहा है, काउंटर पार्टी को दे रहा है। तो अगर ये बॉन्ड एक्चुअली इतना रिटर्न दे रहा है तो इसका मतलब ये बॉन्ड का आईआरआर जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ दिस बॉन्ड इज एक्चुअली द इनकम ऑफ द बॉन्ड होल्डर। और अगर ये इनकम है इस बॉन्ड होल्डर की, तो सर मेरी एज अ कंपनी, एज अ बॉन्ड इशूअर, मेरे लिए क्या है, वो कॉस्ट है। जब मेरे लिए कॉस्ट है तो मेरे लिए क्या है, वो टेक्निकली इज अ केडी है। तो इस वजह से हम इसका आईआरआर निकालते हैं और इस आईआरआर को हम केडी का नाम दे देते हैं, जो इन केस ऑफ रिडीमेबल डेट। तो आई होप आपको आईआरआर की लिंकेज यहाँ समझ आई होगी कि हम आईआरआर डायरेक्ट यहाँ क्यों यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि आईआरआर क्या है, इस बॉन्ड का एक्चुअल रिटर्न किसको मिलना है, जिसने इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की है, कौन है, बैंक। तो जब उसको इसकी इनकम है तो सामने वाली पार्टी की डेफिनेटली वो कॉस्ट है उस डेट की। तो जब उसकी कॉस्ट है तो सर यही चीज़ है यहाँ पे कि एक्चुअल रिटर्न ऑफ द बॉन्ड क्या है, इज आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट एक्चुअल रिटर्न देता था एनपीवी के अंदर, अब ये बॉन्ड इशू होकर बॉन्ड एक्चुअल रिटर्न दे रहा है बॉन्ड होल्डर को। और सारे अरेंजमेंट इसी तरह की है। नेगेटिव पहले इन्वेस्टमेंट कर रहा है बॉन्ड के अंदर, फिर उसके इन्फ्लोज ले रहा है, कूपन रेट ले रहा है, फिर इसकी रिडीमशन करवा रहा है। तो सर इनकम फॉर द होल्डर बैंक के लिए, और कॉस्ट फॉर द इशूअर। इशूअर कौन है, कंपनी क्या है, अपना फाइनेंस रेस कर रही है, कंपनी फाइनेंस रेस कर रही है, कंपनी को केडी निकालना है। तो केडी इज इक्वल टू आईआरआर ऑफ द बॉन्ड विच इज रिडीमेबल राइट नाउ। अब कैसे निकलते हैं इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट और लिंकिंग समझ आ गई होगी कि रिडीमेबल डेट किस तरह का अरेंजमेंट होता है, उसका केडी आईआरआर के थ्रू क्यों फाइंड आउट होगा। इलस्ट्रेशन देखते हैं इसकी। यूके एलएलसी हैज़ 10%, यूके एलएलसी हैज़ 10% रिडीमेबल बॉन्ड। सर 10% क्या है, कूपन रेट है। 10% क्या है, कूपन रेट है। रिडीमेबल बॉन्ड्स मतलब रिडीम होगा, रिडेम्पशन होगी इस पर, ठीक है। रिडीमेबल एट पार, सर रिडीमेबल एट पार लिख दिया इसने, इसका मतलब 100 पे रिडीम हो जाएगा। ये $100 पर बॉन्ड पे रिडीम होगा। अगर कुछ वैल्यू नहीं दी तो 100 अज्यूम करेंगे बॉन्ड के केस में। इन 5 ईयर्स टाइम, 5 साल का टाइम है इसका, ठीक है। 5 साल तो कूपन मिलेंगे और 5वें साल के एंड पे हुआ होगा इसकी रिडेम्पशन हो जाएगी। द करंट मार्केट वैल्यूज 103 पर बॉन्ड, ये 103 पर बॉन्ड दे दी गई है। टैक्स इज 30%, टैक्स रेट दे दिया। कंप्यूट केडी कंप्यूट करना है। रिडीमेबल बॉन्ड है तो हमें क्या करना है सर, आईआरआर निकालना है। लेट्स फाइंड आउट द आईआरआर नाउ। फॉर्मेट जरा देखिएगा सर। आईआरआर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, एनपीवी के अंदर भी 2 रेट्स निकालने पड़ते थे, जिसपे एक पॉजिटिव एनपीवी है, एक नेगेटिव एनपीवी है। फिर हम उसको फॉर्मूले में पुटअप करते थे और हमारा आईआरआर निकलता था। तो फॉर्मेट हमने बॉन्ड के केस में कैसे किया हुआ है, ईयर कैश फ्लो पर डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई होगा, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी, फिर एक दूसरा हमें डिस्काउंट फैक्टर चाहिए होगा टू फाइंड आउट द नेगेटिव एनपीवी, और फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आई होगी। सर आईआरआर के केस में रिडीमेबल डेट का जब भी हम आईआरआर निकालेंगे वैक की कैलकुलेशन के लिए, तो उसमें एक चीज़ आप फिक्स कर लें कि आपको हमेशा 2 रेट चाहिए होते हैं, आर्टिफिशियल रेट चाहिए होते हैं। रेट्स नहीं दिए हुए होते सवाल के अंदर, आपको आईआरआर निकालने के लिए 2 आर्टिफिशियल रेट जनरेट करने होते हैं, खुद से करने होते हैं। तो एक स्टैंडर्ड आप 5% कर लें इसको, और जब नेगेटिव एनपीवी के लिए क्या करना होता है, आपको रेट को डबल करना होता है, हमने पहले भी पढ़ा था। तो इसको आप 10% कर लें, इसको 5 कर लें और इसको 10 कर लें, ताकि आपकी एनपीवी क्लोज टू द पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए, जिससे आपका आईआरआर इजीली प्रिसाइज आईआरआर आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसकी हम टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस फॉर्मेट में। सर इसके अंदर क्या क्या चीज़ हो सकती है, मार्केट वैल्यू पर बॉन्ड, पहले तो मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ना, वो मैं क्या करूँगा, ईयर 0 पे करूँगा। फिर इंटरेस्ट या कूपन रिसीव होगा मुझे 5 साल हो गए, 1 to 5, और फिर होगी रिडेम्पशन, ठीक है। तो कैश फ्लो मेरे कितने हैं, अब जब ईयर 0 पे मैं इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ तो वो मेरे लिए क्या होना चाहिए सर, इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास नेगेटिव कैश फ्लो होना चाहिए 103 पर बॉन्ड पे चल रहा हूँ सब कुछ। और 1 to 5, 5 सालों में मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट हमेशा किस पर अप्लाई होता था, कूपन रेट मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू पर बॉन्ड। कूपन 10% है, नॉमिनल वैल्यू 100 है। और हमेशा मुझे इंटरेस्ट को क्या करना होता है सर, आफ्टर टैक्स करना होता है। तो अगर मैं इंटरेस्ट की छोटी सी वर्किंग बनाऊँ यहाँ पे, तो इंटरेस्ट क्या होगा सर, 10% मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको आफ्टर टैक्स कर दूंगा 1.3, तो ये आ जाएगा कितना 10, और 10 में से भी अगर आप 30% का इंटरेस्ट लेस कर देंगे तो इट विल कम टू 7। तो ये 7 का नंबर जो ये आपका कूपन रेट है, इसको हमेशा आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा आपको। तो 7 क्या है, पॉजिटिव कैश फ्लो आपके लिए कि आपको मिलेंगे। और रिडेम्पशन पे क्या होगा, रिडेम्पशन पे फिर आपको पैसे मिल रहे होंगे एट पार, 100 पे रिडीम हो जाएगा ये 5th ईयर पे। डिस्काउंट फैक्टर 5% पे निकालूँ अगर मैं, तो ईयर 0 का तो 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी।
इसकी वैल्यू भी 103 नेगेटिव, और 10% पे भी अगर जीरो पे होगा तो इतनी वैल्यू बनेगी। ठीक है, ये तो मैंने कर लिया। अब 1 से लेके 5 साल तक का कूपन मुझे मिल रहा है 7 का। कांस्टेंट कैश फ्लो है, एनयूटी यूज़ कर सकता हूँ यूजिंग डिस्काउंट रेट ऑफ 5%। तो सर इसकी एनयूटी निकाल लें आप, कितनी आएगी 4.329। एनयूटी यूज फॉर्मूला यूज़ करते हुए आप टेबल से भी चेक कर सकते हैं इसको, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इससे, सर इट विल कम अप टू 30.30 पॉजिटिव। और ईयर 5 पे 100 का कैश फ्लो है, उसको मुझे 5% डिस्काउंट करना है, ईयर 0 पे लाना है, तो इसका डिस्काउंट फैक्टर क्या बनेगा 0.784, 78.4 मल्टीप्लाई किया मैंने इसको इससे। फिर 10% के लिए सेम काम करना है मुझे, एनवीटी लगा लो 1 to 5 यूजिंग 7%, तो 3.79, और 7 ईयर 5 पे यूजिंग 10% डिस्काउंट रेट 0.621 का फैक्टर आ गया। मल्टीप्लाई करूँगा इस कैश फ्लो को इस डिस्काउंट फैक्टर से, तो सर नंबर आएगा 26.53 और 62.1। इस कैश फ्लो को मैंने इस डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, और इस कैश फ्लो को मैंने इस डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास डिफरेंट प्रेजेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इस पे देख लें एनपीवी, इस पे देख लें एनपीवी 5.7, 30 + 78 103 एंड 14.37 नेगेटिव 14.37। ठीक है, अब मेरे पास दोनों एनपीवीज आ गई, तो मेरा जो फॉर्मूला है यार का वो मैं यूज़ करते हुए अपना केडी निकाल लूँगा। लोअर रेट क्या है 5% प्लस एनपीवी लोअर रेट 5.7 डिवाइडेड बाय 5.7 लेस 14.37 और लोअर रेट माइनस हाई रेट। इसको पूरे को अगर आप सॉल्व आउट करें 10 - 5 माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये आएगा 6.4 का केडी विच इज़ आफ्टर टैक्स, क्योंकि हमने इंटरेस्ट के जो एलिमेंट्स है उसको आफ्टर टैक्स कर दिया है इसके अंदर। तो दिस इज़ योर केडी ऑफ द रिडीमेबल डेट, और ये हमारा जो रिडेम्पशन था ये एट पार था, मतलब 100 पे रिडीम हो रहा था। अगर इनकेस ये प्रीमियम बोलता है या डिस्काउंट बोलता, अगर ये प्रीमियम बोलता कि 105 पे रिडीम होगा, तो सर होता क्या सर, सिर्फ इसमें डिफरेंस आता मेरे पास। डिफरेंस ये आता कि यहाँ पे मैं 105 करता था, यहाँ पे मैं अगर ये डिस्काउंट पे करता 95 करता था, यहाँ 95 कर देता मैं, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके अंदर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सर कमिंग टुवर्ड्स अनदर पार्ट, हमने रिडीमेबल देख लिया, इरेडीमेबल देख लिया, अब हम देखते हैं कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल बॉन्ड इज सिमिलर टू द रिडीमेबल बॉन्ड। इसके अंदर सिर्फ फ़र्क इतना है कि जब रिडेम्पशन का टाइम आता है ना, जब रिडेम्पशन का टाइम आता है, तो रिडेम्पशन के टाइम पे जो बॉन्ड होल्डर होता है, जो कंपनी होती है, जो बैंक होता है, जो सामने काउंटर पार्टी होती है, उसके पास एक ऑप्शन होता है कि यार या तो आप इस बॉन्ड के अगेंस्ट कैश ऑप्शन ले लें, मतलब बॉन्ड को एक्चुअली कैश में रिडीम करा लें, या आपके पास ऑप्शन ये कि आप कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स में हिस्सेदारी कर लें। आपको सर्टन नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आपको अलॉट कर दिए जाते हैं और आपको कैश नहीं देते। तो ये एक ऑप्शन होता है सामने वाले बॉन्ड होल्डर के पास, वो एक्सरसाइज करे या ना करे उसकी डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। तो सर इसकी पढ़ लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं। क्या कह रहा था, इंटरेस्ट इज पेड, द इंटरेस्ट इज पेड टिल द रिडेम्पशन और कन्वर्जन। रिडेम्पशन तक सारा इंटरेस्ट पे हो जाएगा, जब रिडेम्पशन का टाइम आएगा तो सामने वाला बंदा डिसाइड करेगा कि उसको कैश ऑप्शन में रिडेम्पशन कराना है या फिर उसको कन्वर्ट कराना है। तो सर कंपनी ने बॉन्ड इशू किया बैंक को, काउंटर पार्टी को। अब उसके पास ऑप्शन क्या है, उसके पास सिर्फ ऑप्शन ये है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि यूजुअली जो रिडीमेबल था जिसमें कन्वर्टिव का ऑप्शन नहीं था, वो क्या करता था, कैश पे कन्वर्ट करके चले जाता था। लेकिन इसके पास ऑप्शन है कि ऑप्शन टू रिडीम कैश, रिडीम करे या कैश पे ले ले, और टू कन्वर्ट इनटू शेयर्स या इक्विटी, बस। तो इसका मतलब सारी वर्किंग सेम रहेगी। सिर्फ रिडेम्पशन या कन्वर्जन के टाइम पे हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा बीइंग अ बॉन्ड होल्डर कि हमें इसको रिडीम करना है या हम इसको शेयर्स में कन्वर्ट कराने वाले हैं। तो इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल क्या है, ओशन कंपनी हैज 10% रिडीमेबल लोन्स। 10% क्या है सर, CR कूपन रेट, रिडीमेबल लोन नोट्स एक डेट की टाइप है, इन इशू ट्रेडिंग एट 105 पर बॉन्ड। ठीक है, ये 105 मार्केट वैल्यू दी हुई है। दीज आर रिडीमेबल एट पार इन 5 years टाइम। पार का मतलब 100 पे रिडीम हो जाएगा,
5 साल में, और कन्वर्टेबल एट दैट पॉइंट इनटू 30 ऑर्डिनरी शेयर्स, इस या फिर कन्वर्टेबल है 30 ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर अगर आप इसको रिडीम ना करें, ऑप्शन दे दिया, इसका मतलब ये कन्वर्टेबल डेट है और रिडीमेबल भी है। द करंट शेयर प्राइस इज 3 पर शेयर, करंट शेयर प्राइस इस वक्त कंपनी के शेयर प्राइस 3 रुपये करंट शेयर प्राइस, एंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5% पर एनम फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर। लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या है कि हर साल 5% से शेयर प्राइस ग्रो करेगी। सर ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी गई? क्योंकि मुझे 5 साल बाद ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है कि मुझे 5 साल बाद जब मैं जाऊँगा तो मुझे उस वक्त बैठ कर सोचना है कि आज मैं शेयर्स लूँ नहीं लूँ। तो उस वक्त की प्राइस बताई गई है ग्रोथ रेट देखिए कि उस वक्त की प्राइस आप देख लो उस वक्त जाके, आज की प्राइस नहीं देखनी है आपको, ये ग्रोथ रेट इस वजह से दिया गया आपको। टैक्स रेट इज 30%, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दीज लोन नोट्स? अगेन केडी निकालना है, इट्स वेरी सिंपल। तो हम देख लेते हैं इसको। इफेक्टिवली हमें क्या करना है, सारी वर्किंग सेम रहेगी। डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू, पहला डिस्काउंट फैक्टर 5% पे ले लेते हैं और दूसरा डिस्काउंट फैक्टर 10% पे ले लेते हैं। आप रेट चेंज भी कर सकते हैं लेकिन स्टैंडर्ड यही रखें ताकि क्लैरिटी रहे आपको। अच्छा, पहले आपने क्या करना है, मार्केट वैल्यू पर बॉन्ड इन्वेस्ट करना है, फिर आपने इंटरेस्ट को एंजॉय करना है, कूपन्स को एंजॉय करना है, फिर आपने रिडीम कराना है या कन्वर्ट कराना है। ठीक है, इसकी किस तरह कैलकुलेशन मैनेज होती है देखते हैं। ईयर 0 पे 1 से 5 तक इंटरेस्ट आएगा और 5th ईयर पे क्या होगा, हमारी रिडेम्पशन होगी या कन्वर्जन होगी। तो ईयर 0 पे सर कैश फ्लो क्या है, 105। ठीक है, नेगेटिव कैश फ्लो होता है। डिस्काउंट फैक्टर 105 नेगेटिव, 105 नेगेटिव। ठीक है, फिर मुझे इंटरेस्ट का अमाउंट चाहिए, इंटरेस्ट का अमाउंट आफ्टर टैक्स चाहिए। वो कैसे निकलेगा? अगर इंटरेस्ट का अमाउंट आफ्टर टैक्स चाहिए तो मुझे क्या होता है, नॉमिनल जो कूपन रेट होता है 10% का, वो मैं अप्लाई करता हूँ अपनी नॉमिनल वैल्यू पे। नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 100, नहीं दी हुई तो 100। ठीक है, इसको मैं करता हूँ आफ्टर टैक्स 0.3। तो सर ये कितना हो गया, ये हो गया 7, टेक्निकली आफ्टर टैक्स हो गया 7 का कैश फ्लो आएगा। ठीक है, फिर रिडेम्पशन पे देख लेते हैं इसको, रिडेम्पशन पे किस तरह करते हैं। अच्छा, अभी हम पहले कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हम एनबीडी का फैक्टर निकालें 5% पे 5 सालों के लिए तो ये आएगा 4.329 और इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 30.31 और इसके लिए 3.79, 26.53। अब सवाल ये है कि रिडेम्पशन पे रिडीम करूँ या कन्वर्ट कराऊँ। एक बेसिक सा रूल ये है कि जब भी आप इस जगह पे आके फंसें तो आपने ये चेक करना है कि आपको ज़्यादा अमाउंट कहाँ मिल रही है, रिडेम्पशन पे इन टर्म्स ऑफ कैश मिल रही है या कन्वर्जन पे इन टर्म्स ऑफ शेयर्स की वैल्यू में मिल रही है। मतलब ज़्यादा वैल्यू आप कहाँ गेन कर रहे हैं, या तो कैश की अमाउंट ज़्यादा होगी या वैल्यू की अमाउंट ज़्यादा होगी। वैल्यू क्यों होगी, वो शेयर्स दे देगा तो शेयर्स की डेफिनेटली जो मार्केट वैल्यू होगी उसके हिसाब से उस शेयर्स की वर्थ बन जाएगी। तो कैश ज़्यादा वर्थ रेट है या वो वैल्यू ज़्यादा वर्थ रेट है जो शेयर्स की टर्म्स में मिल रही है आपको। तो इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा रूल क्या बन गया, हायर वाला। तो सर कैश कितना मिल रहा है मुझे, एट पार है रिडीमेबल। तो मैं शेयर्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ पे शेयर्स कितने मिलेंगे, 30 शेयर्स मिलेंगे, 30 ऑर्डिनरी शेयर मिलेंगे 5 साल बाद। पर शेयर प्राइस कितनी है, आज शेयर प्राइस कितनी है, 3 रुपये। ग्रो कितने से होगा, 5% से 1.05। कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। सर इस तरह मैं निकाल सकता हूँ इस प्राइस को और मल्टीप्लाई में 30 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी। सर वो क्या आएगी, 115 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कि 5 साल बाद जो मुझे शेयर्स मिलेंगे उसकी वैल्यू वर्थ कितनी होगी, उसकी वैल्यू टेक्निकली कितनी होगी, 1.05 115 115 की वर्थ होगी अगर मैं शेयर्स में लेता हूँ। और अगर मैं कैश में लेता हूँ तो वो तो रिडीम होगा पार पे 100 पे। तो सर अगर कन्वर्जन पे, अगर रिडेम्पशन पे कन्वर्ट का ऑप्शन है तो आप ये चेक कर लें कि दोनों में से जो वर्थ ज़्यादा होगी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जो हायर साइड पे होगा, आप वो वाला ऑप्शन हमेशा चूज़ करेंगे अपनी वर्किंग के अंदर। हायर ऑफ कैश या शेयर्स की वैल्यू। तो इसमें हायर ऑफ क्या आ रहा है सर, 115 आ रहा है, शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो मैं क्या करूँगा सर, मैं 115 पे रिडीम कर लूँगा इसको, 115 पे कन्वर्ट कराऊँगा। तो ईयर 5 पर अपनी वर्किंग कंप्लीट करूँगा, ये वाली हायर ऑफ वैल्यू ले लूँगा मैं अपनी और मैं अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लूँगा। 0.621 एनपीवी निकाल लें दोनों साइड पे, 90 + 30 120 120 - 1 15.71 और 7.05 नेगेटिव। IRR सिंपल है, 5% +
15.71 डिवाइड बाई 15.71 माइनस 7.05 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 5, सॉरी कितना आ गया 8.4। दिस इज योर अफेक्टिवली IRR। इसमें हम रिडेम्पशन वाला केस भी देख लिया, इसमें हमने कन्वर्जन वाला केस भी देख लिया। जो पॉइंट हमें नोट करना है इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ क्या थी, सिर्फ हायर वाला कॉन्सेप्ट जो था, ये हमें देखना है कि इसमें जो भी एंड पे कैलकुलेशन हायर वाली होगी, जो हायर नंबर होगा वो अपनी वर्किंग के अंदर अपनी टेबल के अंदर लेके चले जाएंगे, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा KD आफ्टर टैक्स हो गया 8.4 ऑफ द रिडीमेबल डेट विच इज कन्वर्टेबल ऑल्सो। हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना सीख ली, कॉस्ट ऑफ डेट निकालना सीख ली, डेट के नंबर ऑफ टाइप्स देख लिया हमने, डेट की सबकी KD KE KP सब देख लिया। अब ये सब चीज़ें हम क्यों कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे वैक की कैलकुलेशन के लिए। तो सर वैक की कैलकुलेशन के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो स्टेप्स हैं बेसिकली। सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस जो हमने निकालना सीख ली, चाहे वो कोई भी फाइनेंस हो, डेट फाइनेंस हो, इक्विटी फाइनेंस हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, ऑर्डिनरी शेयर्स हो, बैंक लोन हो, रिडीमेबल डेट हो, इरिडीमेबल डेट हो, कन्वर्टेबल डेट हो, सबकी हमने KDs निकालने की कॉस्ट निकालना सीख ली। फिर वेट फॉर ईच सोर्स, वेट क्या है बेसिकली, उनकी वैल्यूज़ कितनी है, उन फाइनेंसेस की वैल्यूज़ कितनी है। वो वैल्यूज़ दो तरह की हो सकती हैं, या तो वो बुक वैल्यू होंगी या वो मार्केट वैल्यू होंगी। आगे आते हुए पढ़ते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है और किस तरह वैल्यू हम ड्राइव करेंगे। स्टेप 2 हमारा वैल्यू आ जाएगा, दो चीज़ आ गई, कॉस्ट आ गई, वैल्यू आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। और फिर क्या करना है, सबको ऐड करना और डिवाइड करना है टोटल वेट से। सर इसको हम देख लेते हैं इलस्ट्रेशन के अंदर कि स्टेप्स किस तरह इंकॉर्पोरेट हो रहे हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं वेट्स को। वेट्स क्या है सर, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के थ्रू वेट्स हैं। अगर इक्विटी मेरे पास दी हुई है तो इक्विटी की वैल्यू क्या होगी, सर डिपेंड करता है वैक आपको किस अप्रोच पे निकालना है। अगर सवाल आपको कहता है कि वैक निकालो बुक वैल्यू बेसिस पे, तो आपको ये वाला टेबल पता होना चाहिए, बुक वैल्यू पे आपको ये वाला टेबल पता होना चाहिए। और अगर आपको बोलता है कि मार्केट वैल्यू के बेस पे निकालो, तो सर आपको ये वाला टेबल पता होना चाहिए कि मार्केट वैल्यू पे निकालो। तो अफेक्टिवली आपको दोनों टेबल पता होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ सवाल के अंदर, कुछ भी नहीं दिया हुआ, सवाल इस बिल्कुल खामोश है, सवाल साइलेंट है, ये नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं वैक निकालो, लेकिन आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई कि मार्केट वैल्यू वैक निकालो या बुक वैल्यू वैक निकालो, तो यू विल ऑलवेज गो फॉर द मार्केट वैल्यू वैक। मार्केट वैल्यू वैक आप निकालेंगे इफ देयर इज नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन। तो सर प्रेफरेंस शेयर्स के केस में, इक्विटी के केस में, बुक वैल्यू के केस में क्या होगा, बुक वैल्यू मुझे निकालनी होगी तो मैं क्या करूँगा, जो मुझे वेट निकालना होगा बुक वैल्यू के केस में, मैं क्या करूँगा, बैलेंस शीट में जो भी शेयर कैपिटल का नंबर आ रहा होगा सारे रिजर्व्स को मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरी बुक वैल्यू बन जाएगी नॉर्मल इक्विटी की, दिस वन मेरी बुक वैल्यू बन जाएगी। लेकिन यही चीज़ अगर मैं मार्केट वैल्यू के थ्रू बैक कैलकुलेट कर रहा हूँ और इक्विटी की मुझे मार्केट वैल्यू चाहिए होगी, इसके वेट चाहिए होंगे, तो मैं सिंपल ये करूँगा कि नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर, सिंपल सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो मेरे पास उसकी वेट आ जाएंगे बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू। सर प्रेफरेंस शेयर्स पे आता हूँ मैं। प्रेफरेंस शेयर्स क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में आपको बुक वैल्यू के केस में अगर बुक वैल्यू वैक निकालना है आपको, तो टोटल प्रेफरेंस शेयर्स की बैलेंस शीट की वैल्यू जो आ रही है, जो बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में वैल्यू आ रही है प्रेफरेंस शेयर्स की, वो लेनी है, वो टोटल नॉमिनल वैल्यू लेनी है, वही उसका वेट है। और मार्केट वैल्यू केस में क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्रेफरेंस शेयर प्राइस पर शेयर, प्रेफरेंस शेयर वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सिंपल आपको क्या करना है, पर शेयर वैल्यू लेनी है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कर देना, तो उसकी एक मार्केट वैल्यू आ जाएगी। और लेकिन बुक वैल्यू केस में क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में जो वैल्यू आ रही है, जो बुक वैल्यू आ रही है, जो हिस्टोरिक वैल्यू आ रही है, वही आप ले लें, सिंपल। अब आते हैं डेट पे। डेट के केस में क्या है सर, डेट के केस में हमारे पास क्या था, एक तो बैंक लोन था और बाकी रिडीमेबल इरिडीमेबल कन्वर्टेबल था। तो डेट के केस में टोटल जो भी बैलेंस शीट में वैल्यू आ रही है, नॉमिनल वैल्यू आ रही है, जो हिस्टोरिक वैल्यू आ रही है, अगर बुक वैल्यू का वैक निकालना है आपने, डेट के केस में वेट्स क्या निकलेंगे, जो बैलेंस शीट की वैल्यू आ रही है वही ले लें। बट अगर आप मार्केट वैल्यू वैक निकालेंगे और डेट आपके पास सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो सर बैंक लोन के केस में हमेशा बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम रहेगी। मार्केट वैल्यू इन केस ऑफ बैंक लोन, जो बुक वैल्यू वही मार्केट वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको इफेक्टिवली बता भी दिया है कि इट इज सेम एज बुक वैल्यू, इट इज सेम एज बुक वैल्यू। और अगर रिडीमेबल हो कन्वर्टेबल हो, तो सर आपने मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है, टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स देनी है, पर बॉन्ड नॉमिनल वैल्यू 100 होती है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप करेंगे इसको, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स। ये टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपको बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट के अंदर भी मिल जाएगी, आपको देखना पड़ेगा वो वैल्यू क्या दी हुई है। टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स दी हुई है, डिवाइड करना है आपको नॉमिनल वैल्यू पर बॉन्ड विच इज 100, उससे आप क्या ड्राइव करेंगे सर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन इशू।
नंबर ऑफ बॉन्ड्स को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सब कुछ ट्रेडेबल है मार्केट वैल्यू पर बॉन्ड से। तो आपके पास उस डेट की मार्केट वैल्यू आ जाएगी टोटल। मार्केट वैल्यू के अंदर आपको सिर्फ मार्केट वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो शेयर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, या डेट्स हो, या बॉन्ड्स हो। सिर्फ मार्केट वैल्यू एक जगह पे सेम है बुक वैल्यू से, वो है इन केस ऑफ डेट, इन केस ऑफ बैंक लोन, जहाँ बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम रहेगी। बाकी हर जगह आपको नंबर ऑफ सिक्योरिटीज को, नंबर ऑफ डेट्स को, नंबर ऑफ बॉन्ड्स को मल्टीप्लाई करना है उनकी मार्केट वैल्यू से, तो आपके पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी। इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर दिस चार्ट। और बुक वैल्यू केस में आपको बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट से चीज़ें मिल जाएंगी। बुक वैल्यू का मतलब हिस्टोरिकल वैल्यू, पुरानी वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब करंट वैल्यू, रियलिस्टिक वैल्यू, जो आज मार्केट में चल रही है। तो डेफिनेटली दोनों में डिफरेंस होता है। और क्वेश्चन आपको खुद स्पेसिफाई करेगा कि कौन सा मेथड यूज करो भाई, मार्केट वैल्यू यूज करो या बुक वैल्यू यूज करो। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप हमेशा मार्केट वैल्यू की बेस पे वैक निकालेंगे अपना। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और वैक का फॉर्मूला भी अब यही है। हमने जो चीज़ें पढ़ी अब हम क्या करते हैं, समराइज कर लेते हैं, सारी चीज़ें एक जगह पे कर लेते हैं, ताकि हमें पता लगे कि हम अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं। सर वैक इज इक्वल्स टू के ई इंटू वैल्यू, जो भी आपकी मार्केट वेट्स की वैल्यू है, या मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू टेक्निकली, ठीक है। के ई का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस के पी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इंटू वैल्यू, या मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू, प्लस के डी कॉस्ट ऑफ डेट इंटू डेट। डेट हो सकता है बैंक लोन भी हो, रिडीमेबल भी हो, इरिडीमेबल भी हो, कन्वर्टेबल भी हो, ठीक है। डिवाइडेड बाय टोटल जितने भी वेट्स हैं सबका एडअप कर दिया मैंने इक्विटी प्लस डेट के नाम से, सबको मैंने एडअप किया। और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टेक्निकली इट इज अ कैपिटल एम्प्लॉयड ना। एक कंपनी के अंदर जो फाइनेंसेस लिए हुए हैं, या तो वो इक्विटी के थ्रू आए हुए हैं या डेट के थ्रू आए हुए हैं, तो वो कैपिटल सारा एम्प्लॉय हुआ हुआ है ना, कैपिटल सारा इन्वेस्टेड हुआ हुआ है, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड। अब वो कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरह का होता है, या तो बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू, ठीक है। अगर नीचे आपने मार्केट वैल्यू ली तो ऊपर भी आप मार्केट वैल्यू लेंगे, अगर नीचे आपने बुक वैल्यू ली तो ऊपर भी आप बुक वैल्यू लेंगे, लाइक वर्सेस लाइक रखेंगे इसको, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास इफेक्टिवली एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा उस सारे कैपिटल का, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको जहनशीन करनी चाहिए, जो रिमेंबर करनी चाहिए आपको सारी। जब भी सवाल आएगा, या सवाल दो तरह का होगा, या तो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट दे देगा आपको, ठीक है ना, उसमें से आपको सोर्सेज ऑफ फाइनेंस निकालने होंगे, इस कंपनी ने क्या क्या फाइनेंसेस, कहाँ से फाइनेंसेस लिए हुए, या तो उसने शेयर्स के थ्रू फाइनेंस किया होगा, या प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू फाइनेंस किया होगा, या बैंक लोन के थ्रू फाइनेंस किया होगा, या रिडीमेबल डेट के थ्रू फाइनेंस किया होगा, या इरिडीमेबल डेट के थ्रू फाइनेंस किया होगा, या फिर कन्वर्टेबल लोन के। तो डेफिनेटली दो सोर्सेज, 3 सोर्सेज, 4 सोर्सेज वो सवाल पूछता है, लेकिन 4 से ज़्यादा मेरे ख्याल से वो सोर्सेज नहीं पूछता सवाल के अंदर। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कितने नंबर ऑफ फाइनेंसेस हैं। अब सवाल बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट फॉर्म में भी हो सकता है, सवाल पैराग्राफ फॉर्म में भी हो सकता है। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली टू अंडरस्टैंड कि देयर आर हाउ मेनी फाइनेंसेस आर देयर, कौन कौन से फाइनेंसेस हैं, टाइप्स कौन कौन सी हैं, फिर अकॉर्डिंगली आपको हर इलस्ट्रेशन को याद रखना है कि अगर ये टाइप है तो उसका फॉर्मूला क्या था, उसके अंदर कैसे केडी निकाला जाता है, उसके अंदर कैसे केई निकाला जाता है। आपको ये सारे स्टेप्स करने हैं इसके अंदर, मैंने यहाँ लिख भी दिया आपके लिए। Review balance sheet extracts or read paragraphs carefully and find out how much types of finances are there in the question. या वो केई होगा, या केपी होगा, या केडी होगा, ठीक है। बैंक लोन के केस में हो सकता है रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, अगर केई कोई फाइनेंस आपको मिलता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का इस तरह का फाइनेंस है, तो आपको डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल यूज करना है, या आपको सीएपीएम यूज करना है, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबल डेटा। जो डेटा दिया हुआ होगा, जो डेटा जहाँ से आपको बता रहा होगा कि डेटा कहाँ यूज हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली आपको अपना केई निकालना है, ठीक है। ये केई तक हो गया हमारा। फिर आपने ये देखना है कि वैक किस मेथड से वो चाह रहा है, मार्केट वैल्यू बेसिस और बुक वैल्यू बेसिस। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ऑलवेज गो फॉर द मार्केट वैल्यू बेसिस, always go for the market value basis. Which method? Check in question which method to use for the WAC. तो आपने बस इसको ख्याल रखना है कि अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आपने हमेशा मार्केट वैल्यू को बेसिस बना के अपना WAC कैलकुलेट करना है। आई होप आपको चीज़ अच्छी क्लियर हुई होंगी। सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी क्वेरी हो किसी भी तरह से WAC के अंदर, आप ग्रुप पे पोस्ट करें, सेपरेटली मुझे मैसेज करें, आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। I hope you enjoyed the session. सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।